वेलकम टू ASMM ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि गेट, SSCG, RRBJ, UPRVNL, DMRC, LMRC, NPCL, इसरो, बार्क, ES, ये सभी का एक कॉम्बिनेशन टॉपिक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली जो दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, टू एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन, एक फ्लो एनर्जी एक नॉन फ्लो एनर्जी। ये बेसिकली हमको मिलेगा स्टीम पावर प्लांट में देखने के लिए। ये डिटेल में जो है वो स्टीम पावर प्लांट में हम डिटेल में देखेंगे। यहां पर थोड़ी डेफिनेशन है कि दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलेंगे नॉन फ्लो और इसको बोलेंगे फ्लो एनर्जी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नॉन फ्लो एनर्जी की डिटेल में कि बेसिकली ये होती क्या है। नॉन फ्लो एनर्जी, बेटा ध्यान रखिएगा, हमने थोड़ा सा हिंदी को भी ऐड किया हुआ है। जो बच्चे डिप्लोमा में हैं उनके लिए थोड़ा सा हिंदी ऐड कर दिया जिससे कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये क्लास बेसिकली ES और गेट और SSC के लिए है। जिनको हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत है उनको हमने थोड़ा सा ट्राई किया है कि कॉम्बिनेशन दोनों चल सकें। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नॉन फ्लो एनर्जी की। नॉन फ्लो का मतलब होता है कि जो फ्लो ना करे एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक व्हीकर है, क्लोज व्हीकर, और मेरे पास यहां पर वाटर फिल है। वाटर फिल है, मैंने एनर्जी ट्रांसफर की, एनर्जी इन की। ठीक है, जैसे ही मैं एनर्जी इन करूंगा तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो टेम्परेचर गेन करेंगे। क्या करेंगे, टेम्परेचर गेन करेंगे या उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये क्या करेंगे, इसकी दीवार पर प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो कि मेरा कंटेनर क्लोज है तो ये बाहर नहीं जाएंगे, सारे के सारे वो यहीं रहेंगे। मतलब वो फ्लो नहीं हो पाएगी वो एनर्जी, इसलिए वो नॉन फ्लो एनर्जी। लेकिन जो नॉन फ्लो एनर्जी है, इसको अगर ये मेरी पूरी बाउंड्री है, सीमा बनी हुई है, जो सिस्टम के अंदर है उसको मैंने बोला था इंटरनल एनर्जी बोला बेटा मैंने। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ये बाहर जाएगा तो ये एनर्जी इंटरेक्शन होगा विद द सराउंडिंग, तो ये एनर्जी कुछ ना कुछ चेंज होगी। किस फॉर्म में जाएगी, वर्क या हीट के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि नॉन फ्लो एनर्जी है, एनर्जी क्या है, सिस्टम के अंदर ही है, वो फ्लो नहीं हो रही है, स्टोर कर रखी हुई है मॉलिक्यूल्स ने। ठीक है, दूसरी बात करते हैं फ्लो एनर्जी की। ठीक है, अब फ्लो एनर्जी में क्या है कि यहां तो मेरा व्हीकर कांस्टेंट है, यानी कि मतलब मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये पूछा गया है, वॉल्यूम मेरा कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, नॉन फ्लो में कि एक मेरा पाइप है, मुझे अपना फ्लो मेंटेन रखना है, तो मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, W = PV। ठीक है, इतनी एनर्जी मेरी मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी फ्लो करती है। जैसे मान लीजिए जब एनर्जी फ्लो कर रही है तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, लेकिन हम यहां लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी मेरी फ्लो कर रही है। इसका मतलब है कि यहां पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि इस फ्लो को मेंटेन कराने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है, PV की जरूरत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई थी, PV जो है फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लूइड, इसका मतलब क्या है, वो वर्क है। वो क्या है, वर्क फ्लो है। विच इज द एनर्जी नीड पुश द फ्लूइड एंड मेंटेन फ्लो। मुझे इसमें जो मेंटेन कराना है फ्लो को, मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत है, मुझे PV की जरूरत है। मुझे नहीं मतलब कि जो डाटा जो है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक वैल्यू की बात कर रहा हूं, PV। तो मुझे इतना मेंटेन फ्लो चाहिए, PV वर्क डन। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया है, वैसे जो बच्चे समझना चाहे समझ सकते हैं। ठीक है, द्रव की प्रवाह ऊर्जा तरल पदार्थ को धकेलने तथा प्रवाह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी को आप पुश करोगे, फ्लो कराओगे तो धक्का तो दोगे, तो धक्का मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस जैसे हमने पढ़े अभी, एक नॉन फ्लो प्रोसेस, एक फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो का मतलब है कि भाई
मेरी कुछ भी चेंज ना हो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड हेंस चेंज मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट एंटायर द कैलकुलेशन। मतलब मेरा कोई मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने यहां कहा, तो ये जैसा है वो अपनी जगह पर ही बना रहे, वो ना तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये क्या करेगा, मोशन में आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जिस स्थिति में है वो स्थिति में बना रहे, ठीक है। मैकेनिकल मतलब कोई बाहर एनर्जी नहीं आ रही, वो एंटायर क्या है, वो अंदर ही है पूरे सिस्टम के, ठीक है। अगर हम बात करें, जो फॉर्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लेते हैं W इज इक्वल टू पी डीवी, ठीक है। यहां बात करते हैं W इज इक्वल टू पी डीवी की। अगर बात करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी ने, एक ग्राफ है मेरे पास पीवी, तो हमने क्या बोला कि मेरा यहां पर नॉन फ्लो का मतलब मेरा वॉल्यूम कैसा था, कांस्टेंट था। अगर मेरा कोई प्रोसेस हो रहा है पीवी के अंदर, तो जो मेरी लाइन खींचेगी वो कहां खींचेगी, वो वी की तरफ खींचेगी। लेकिन जो एसएससी ने पूछा था वो ये नहीं पूछा था, वो ये पूछा था कि पी जो है वो वाई है और वी जो है वो एक्स है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो लाइन एक्सटेंड होंगी वो किस साइड होंगी, वो एक्स की तरफ होंगी या वी की तरफ होंगी, तो उसको बोलेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है फ्लो प्रोसेस। अब भाई जिसका मतलब है कि जब कोई चीज फ्लो हो रही है, मॉलिक्यूल्स यहां से यहां पोजीशन चेंज कर रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, द कंसीडर चेंज एंटायर द मास ट्रांसफर, मतलब जितना मास यहां होगा उतना मास एंटायर चेंज भी होगा, वो बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पीवी की ग्राफ ड्रॉ करूं, पीवी, और यहां पर भी बोला गया था फ्लो प्रोसेस में मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। बेटा ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट बहुत पूछता है एसएससी जेईई, ठीक है। और यहां पर भी पूछा गया था, पी की जगह वाई रखा हुआ था, सॉरी योर और एक्स की जगह वी रखा हुआ था। तो मेरा जो प्रोसेस हो रहा है फ्लो प्रोसेस, और फ्लो प्रोसेस में लाइन कहां एक्सटेंड होंगी, वाई की तरफ, ठीक है। वहां पी नहीं था, वह वाई और एक्स था, तो लाइन कहां होंगी, ड्रॉ होंगी पी की तरफ। इसका मतलब मेरा प्रेशर टोटल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, जिसको बोलते हैं स्थूल दृष्टिकोण। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स मतलब मैं एवरेज की बात करता हूं या बात करता हूं टोटल की। जैसे मान ली फॉर द एग्जांपल कि एक ग्लास में पानी रखा हुआ है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो मैं हर एक की स्टडी तो नहीं कर सकता और ना ही मैं हर एक की जान सकता हूं, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, उसकी डिजाइनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं सब नहीं जान सकता। जैसे मान लीजिए फॉर द एग्जांपल क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, और क्लास में जब 100 बच्चे बैठे हो तो मैंने कुछ बच्चों से बात की कि किसी ने कहा कि मेरी 80% है, मेरे किसी ने कहा कि मेरी 82% है, किसी ने कहा मेरी 81 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब मैंने कहा कि ओवरऑल जो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं वो 80% वाले हैं। मतलब मैंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की, ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल जब मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल की तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ओवरऑल कंसीडर कर रहा हूं, मतलब एवरेज कंसीडर कर रहा हूं, एवरेज कंसीडर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पूरा सिस्टम लिया और एवरेज की बात कर दी, ठीक है। अब यहां टोटल की बात करेंगे, या बल्क मोशन या बल्क पोजीशन। बल्क मोशन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, कि जो भी ट्रांसफर होगा वो बल्क में होगा, या जो भी पोजीशन होगी वो mgh पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, वो बल्क में होगी। दूसरा होल सिस्टम आउटसाइड रेफरेंस। अब सबसे बड़ी बात ये पूछा गया था, एसएससी ने कई बार पूछा है, ये वाला पॉइंट एसएससी ने कई बार पूछा है कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सिस्टम के बाहर मुझे जो मिल रहा है रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे होल सिस्टम आउटसाइड रेफरेंस, मुझे बाहर से मतलब है, मुझे अंदर से मतलब है ही नहीं। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है ओवरऑल इफेक्ट कंसीडर। जैसे मैंने कहा यहां एवरेज कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब दूसरी लैंग्वेज में है कि ओवरऑल इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, हम एक एक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर कह सकते हो या मास भी कह सकते हो बेटा, ठीक है, मास भी कह सकते हो, इज नॉट कंसीडर। मुझे इंडिविजुअल स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है कि कौन कैसा बना हुआ है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत हुई हो तो बोलो।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखो, जब भी कोई एसएससी पूछेगा तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब पूछ सकता है कि दूसरा नाम क्या है इसका, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब माइक्रो जैसी वर्ड आ गया, इसका मतलब सूक्ष्म, छोटी छोटी बातें हमें पकड़नी है। जैसे मान लीजिए हमने बात की कि मेरे पास एक ग्लास में पानी है और पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो मुझे हर एक की स्टडी करनी है, इंडिविजुअल स्टडी करनी है, ओवरऑल इफेक्ट कंसीडर नहीं करना है। कि मुझे 100 बच्चों का एग्जाम्पल दिया तो 100 बच्चों से मुझे बात करनी है, हर किसी का रिजल्ट जानना है कि कौन फिजिक्स में अच्छा है, कौन केमिस्ट्री में अच्छा है, कौन मैथ में अच्छा है, कौन सिविक्स में अच्छा है। ठीक है, वो सब मुझे जानना है। इसका मतलब मुझे हर एक से स्टडी करनी है, हर एक के बारे में जानना है। तो लिखा हुआ है कंप्लीट नॉलेज स्ट्रक्चर। मुझे इसकी स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा जो मॉलिक्यूल्स है वो सर्कल में है, ट्राइंगल में है, ट्रिपोजेडल में है, किस में है, किस स्ट्रक्चर में है। मॉलिक्यूल्स necessary. This approach deal with the molecules and atomic behavior, matter and energy. ये क्या करता है, molecules and atomic behavior of matter and energy में डील करता है। This approach behavior of individuals molecules, एसएससी ने बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, मैं अंडरलाइन करता हूं, एसएससी पूछ लिया उसने। ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे। This approach generally use the space explanations। भाई इसका मतलब क्या है कि use space explanation, मतलब इसका यह है कि जो भी फाइटर प्लेन्स हैं या बड़े जहाज हैं हमेशा बहुत ऊंचाई पे उड़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऊपर उड़ेंगे तो वहां पर प्रेशर कम होता है, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होने की वजह से फ्रैक्शन बहुत कम लगता है, जिससे उनका फ्यूल भी सेफ होता है। तो वही बात लिखी हुई है कि यूज लो डेंसिटी हाई एल्टीट्यूड बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल आर लेस। जैसे हमने बोला कि डेंसिटी जो होती है वो m/v है। अगर मेरा जहाज एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उड़ रहा है और कंडीशन ऐसी है तो जब उसके बीच से निकलेगा तो इस पे फ्रैक्शन लगेगा, इसका मतलब उसको निकलने के लिए ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अब जब ताकत लगानी पड़ेगी तो फ्यूल भी खर्च होगा। ठीक है, फ्यूल खर्च होगा तो फ्रैक्शन भी हाई लगेगा। अब यही बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि टेम्परेचर घट जाता है तो मेरा प्रेशर भी घट जाता है, और प्रेशर घटने से मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग है वो भी वीक हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब मेरी जब मॉलिक्यूल्स की क्षमता कम हो गई तो डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब यहां से प्लेन गुजरेगा तो उस समय यहां पर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, फ्रैक्शन कम लगेगा, तो बहुत आसानी के साथ वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल थ्रू बात करते हैं। एक मेरे पास है माइक्रोस्कोपिक और दूसरी है मेरे पास मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, इसको दूसरा नाम बोला गया था डिसऑर्गेनाइज फॉर्म, और इसको बोला गया था ऑर्गेनाइज। अभी बताते हैं क्या है ऑर्गेनाइज फॉर्म। डिसऑर्गेनाइज को हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे हीट के नाम से और इसको जानेंगे हम वर्क के नाम से, यानी कि कन्वर्जन जानेंगे, आगे पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ की वर्क कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज एनर्जी, ऑर्गेनाइज एनर्जी कन्वर्ट टू डिसऑर्गेनाइज कंप्लीटली, बट डिसऑर्गेनाइज एनर्जी डू नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनाइज। ठीक, अब ये काम कैसे करता है, हमने इतनी बात बोल तो दी। देखिए आपके पास एक व्हील है, मुझे एक व्हील घुमाना है, टर्न कराना है, और मेरे पास कौन सी एनर्जी है, माइक्रोस्कोपिक, यानी मेरे मॉलिक्यूल्स क्या है, जिगजैग मोशन में है। ठीक है, जिगजैग मोशन में, तो क्या ये व्हील घुमा पाएंगे, नहीं, व्हील डू नॉट टर्न, व्हील डू नॉट टर्न। लेकिन जैसे ही मैंने इनको क्या किया, एक पाइप के थ्रू मैंने इसको जोड़ा और सारे मॉलिक्यूल्स एक रास्ते में ला दिए, तो मेरा व्हील कैसा होगा, टर्न कर जाएगा। तो कौन सी एनर्जी हो गई, ऑर्गेनाइज एनर्जी, यानी मैक्रोस्कोपिक एनर्जी। ठीक है, तो ये व्हील क्या हो जाएगा, व्हील इज टर्न। ठीक है, इतनी बात नोट करिए, व्हील कैसा होगा, वो टर्न कर जाएगा, यानी कि घूम जाएगा।
यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलिए बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज ए रीजन, is a space on which the study in concentrate, study, हम यहां बोल रहे हैं study in concentrate, study concentrate or focus upon a certain fixed reason at that time। हमने क्या किया कि हम जनरली बात करें कि जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो तो टीचर जब आपको पढ़ा रहा है तो उस समय आप क्या देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो। जब बोर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब उस समय आपके लिए ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। आपने ध्यान यहां से हटा, आपने लिखना शुरू किया तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपके लिए उस समय सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे डिटेल में। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या है कि मेरे पास एक कोई सिस्टम है, यहां से मास इन किया, यहां से मास इन हुआ, एनर्जी इन हुई, यहां से मास आउट हुआ और एनर्जी भी आउट हो गई किसी सिस्टम से। तो लिखा है दिस टाइप ऑफ द सिस्टम हीट एनर्जी एज वेल एज मास कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ठीक है, जो मास और एनर्जी एक साथ इन हो, एक साथ आउट हो, तो उसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। मोस्टली इंजीनियरिंग सिस्टम आर ओपन, ज्यादातर मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ओपन हैं। लिखा है नो डिफरेंस बिटवीन इस ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो बाउंड्री है इसको कंट्रोल वॉल्यूम भी बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके जो है, एग्जाम्पल जेट इंजन, गैस टरबाइन, ठीक, एग्जाम्पल्स के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पढ़ तो लिया भाई, ये एसएससी तक बात हो गई। अगर लेकिन ये बात अगर गेट में हो कि मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, ओपन सिस्टम को अगर मैं चेंज कर दूं, लैंग्वेज चेंज कर दूं, तो ओपन सिस्टम का मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि बहुत सारी जमीन है, ठीक है, और छोटा सा घर बना हुआ है, तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं स्पेस में इंटरेस्टेड हूं, मेरे पास जगह ज्यादा है, आई एम इंटरेस्टेड इन स्पेस। तो यहां लिख लीजिएगा नोट करके, जो गेट वाले बच्चे हैं वो नोट करके लिख लीजिएगा, इंटरेस्टेड इन स्पेस। मैं मेरा घर कैसा बना हुआ है मुझे गांव में इससे मतलब नहीं है। डू नॉट इंटरेस्टेड शेप एंड साइज, डू नॉट इंटरेस्टेड शेप एंड साइज, ये ध्यान रखिएगा, गेट में एक बार पूछा गया है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं किसमें, शेप और साइज में, आई एम इंटरेस्टेड स्पेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, इसका डायग्राम जेट का। मेरे पास एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर आगे डिटेल में पढ़ेंगे गैस टरबाइन में। ये मेरे पास टरबाइन है और यहां पर मेरा सीसी लगा हुआ है, कंबर्शन चैम्बर। इनको कनेक्ट कर दीजिए आपस में, ठीक है। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट है, यहां पर भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क दूंगा और टरबाइन से कुछ ना कुछ मुझे वर्क मिलेगा। जब मैं सीसी में मैं फ्यूल सप्लाई कर रहा हूं, मास ऑफ फ्यूल सप्लाई कर रहा हूं, और यहां से फ्रेश एयर जा रही है बेटा, यहां से फ्रेश एयर जा रही है। अब जब फ्रेश एयर जा रही है तो इसका मतलब फ्रेश एयर जाएगी यहां से, मिक्स हुई किसके साथ, मास ऑफ फ्यूल के साथ, यानी कि मास गया और साथ में यहां पर बर्निंग हुई, गैस आया, और गैस
कहाँ निकल गई, सीधा सीधा एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो गई। यानी कि यहां पर एनर्जी प्लस मास दोनों इन हुए और दोनों ही आउट हो गए। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, बेटा आप नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करते जाइएगा। हम जो सीरीज दे रहे हैं वो प्रॉपर सीरीज है, ठीक है, इसमें नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए मास तो इन है, एनर्जी भी इन है, लेकिन बेटा यहां से मास आउट नहीं हो रहा है, मास बाहर नहीं जा रहा है, मास आउट नहीं हो रहा है, लेकिन एनर्जी आउट हो रही है, एनर्जी आउट हो रही है। तो क्लोज का मतलब ये हो गया कि मैं वही शहर में पहुंच गया, अब गांव से निकल के मैं शहर में आ गया। अब शहर में मैंने 100 गज जमीन प्लाट खरीद लिया। अब मैं क्या देखूंगा कि मेरा घर एकदम महल जैसा दिखे। तो मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मुझे जगह मेरे पास कम है लेकिन घर मेरा महल जैसा दिखना चाहिए। तो जब महल जैसा दिखना चाहिए, इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड इन शेप एंड साइज, इंटरेस्टेड शेप शेप एंड साइज। इतनी बात क्लियर हुई। मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, शेप और साइज में इंटरेस्टेड हूं। मुझे स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, स्पेस, डू नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेस। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ द सिस्टम हीट एनर्जी ट्रांसफर बट मैटर डू नॉट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। एग्जाम्पल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। देखते हैं पिस्टन अरेंजमेंट के बारे में। एक मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें कोई आइडियल गैस भरी हुई है। ये मेरी पिस्टन हो गई, ये मेरा सिलेंडर हो गया, ठीक है। और यहां से मैंने उस पर प्रेशर अप्लाई किया डेल्टा पी। यहां पर गैस भरी हुई है, जब मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करूंगा तो पिस्टन मेरी खिसक के यहां आ गई, ठीक है, यानी कि डेल्टा पी यहां आ गया खिसक के। अब ये जो पिस्टन है, यहां पर जो गैस, यहां इतना वॉल्यूम था, इसका मतलब जो क्लोज सिस्टम में वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। जब मैं पिस्टन यहां से यहां लेकर आया हूं तो इसका मतलब मैं एरिया को भी कम किया, वॉल्यूम को कम किया। इसका मतलब मेरी जो गैस है वो हीटेड हुई होगी, ठीक है। अब जो मास था वो तो अंदर ही रहा, लेकिन जो सारी चीजें हैं, इसकी बॉडी किसके साथ एक्सपोज है, एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज है। ये सारी हीट कहां निकल जाएगी, इसकी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। मेरी बात क्लियर हुई। लेकिन जो गैस है या जो भी मास है वो तो अंदर ही रहा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोलिक क्रेन्स की बात कर लें, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात कर लें, तो जो आप ब्रेक लेते हो तो हाइड्रोलिक फ्यूल तो आपका अंदर ही रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो आप वर्क कर रहे हो, गाड़ी चला रहे थे, जब आपने ब्रेक लिए तो जो भी चीजें आपसे हीट हुई ब्रेक के थ्रू, तो जो हीट थी वो कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। आपने जो हाइड्रोलिक ब्रेक था और उसमें क्या भरा हुआ, हाइड्रोलिक फ्यूल भरा हुआ है, मास भरा हुआ है, मास का तो लॉस नहीं हुआ लेकिन हीट का जरूर लॉस हुआ। तो वो एग्जाम्पल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो एग्जाम्पल तो लिख लीजिएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी क्लोज सिस्टम है, बंद कर रखा है मैंने और वहां पर वाटर भरा हुआ है, मैंने उसको हीट देना शुरू की, हीट देना शुरू की, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे और इसकी दीवार से टकराना शुरू कर देंगे, इसकी दीवार से क्या करेंगे, टकराना शुरू कर देंगे। तो ये बताओ बेटा कि कोई भी जो हीट है वो ये क्या है, ये बॉडी पूरी एटमॉस्फेयर एक्सपोज है, ये हीट यहां से बाहर जाने लगेगी, लेकिन क्या मास ट्रांसफर हुआ, मास तो मेरा अंदर ही रहा, मास तो इन ही रहा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गए क्लोज सिस्टम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हमारा था, तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम। ये भी देख लीजिए, छूटे ना कुछ भी। तीसरा था आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब यहां पर है कि नो
मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा, पूरा इंसुलेट कर रखा है हमने। ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, या तो वर्क किस फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है। आगे डिटेल में करेंगे इसको। एग्जाम्पल है आपका फ्लास्क, थर्मस, जिसको थर्मस बोलते हैं ना, फ्लास्क। थर्मस में लिखा है, बोले चाय गर्म है तो कितने घंटे रहेगी, 24 घंटे, 48 घंटे लिखा होता है। तो एग्जाम्पल थर्मस, फ्लास्क। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे चलते हैं। बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब है कंट्रोल सरफेस या कंट्रोल वॉल्यूम। बाउंड्री का मतलब है कंट्रोल सरफेस या कंट्रोल वॉल्यूम। भाई मान लीजिए मैंने ये खींच दिया तो ये क्या हो गई, ये बाउंड्री तो हो गई, और बाउंड्री का मतलब यही तो कंट्रोल सरफेस हो गया, ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। भाई 3 लीटर का कुकर, 4 लीटर का कुकर, 5 लीटर का कुकर, तो कुकर क्या वॉल्यूम में आ रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या है उसका कांस्टेंट है, तो वो क्या है कंट्रोल वॉल्यूम है या कंट्रोल बाहर का जो क्या है कंट्रोल सरफेस, वही तो कंट्रोल कर रहा है। आप दाल बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बाहर ना निकल जाए, तो क्या है वो कंट्रोल सरफेस है, उसी को हम बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री बेसिकली है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे। ये मेरा सिस्टम है और ये मेरी बाउंड्री है, और ये बाहर मेरा एटमॉस्फेयर है या सराउंडिंग है। तो बोला गया सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। ठीक कर लीजिएगा इसको, नोन एज बाउंड्री। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि बाउंड्री अगर है तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो मोबाइल है जब पिस्टन के अप एंड डाउन करता है ताकि दीवारों पर एक लेयर बना लेता है, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली स्पीकिंग बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, उसकी कोई भी थिकनेस नहीं है। ठीक है, इट कैन नाइदर कंटेन एनी मास, उसका कोई भी मास नहीं है। ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वो कोई भी जगह नहीं लेती है। ठीक है, बहुत एक पतली सी लेयर बनाएगी लेकिन जगह नहीं लेगी, बाद में जब आप गाड़ी बंद कर दोगे तो आपके जो मोबाइल है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाउंड्री इज अ कंट्रोल वॉल्यूम आर कॉल्ड कंट्रोल सरफेस। ये बहुत बार पूछा गया है, एसएससी ने ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है, एसएससी जी ने कई बार पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है, बाउंड्री कह लो, कंट्रोल सरफेस कह लो, कंट्रोल वॉल्यूम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। क्या भाई, अगर मान लीजिए मैं ये मेरा फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो मेरा एक्सेस हो जाएगा तो ये इसके बाहर जाएगा, ये तो मेरी बाउंड्री है ना, बाउंड्री कह लो या कंट्रोल वॉल्यूम कह लो, तो बाउंड्री के बाहर द मटेरियल फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, अब देखा है, नोट करके लिखा है बाउंड्री कैन बी रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल या इमेजनरी। पहले तो रिजिड की बात करें, रिजिड मतलब जैसे मान ली दीवार है मेरी, ये कैसी है, रिजिड है। फ्लेक्सिबल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट या बलून ले सकते हो आप एग्जाम्पल, ये पिस्टन अप एंड डाउन करेगी। ठीक है, रियल में रिजिड है, रियली एक तरीके से बात ही है। इमेजनरी, इमेजनरी जैसे मान ली ठंड पड़ रही है तो आपको जो आग जल रही है तो उसकी जो हीट है कुछ ना कुछ दूरी पर आ रही है, तो आपको पता नहीं, अगर बहुत एकदम पास नहीं बैठ सकते, एकदम बहुत ज्यादा दूर आके हीट नहीं आएगी, तो वो कहाँ एक बाउंड्री आ रही है इमेजनरी, हमको पता नहीं है कि वो कहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो बाउंड्री कैसी है, इमेजनरी बाउंड्री है। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। जो भी लेक्चर है आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। जो बच्चा गेट का है, अभी तो स्टार्ट हुआ, जनरली टॉपिक है, जो भी बच्चा एसएससी जेई का है, गेट का है, ईएस का है, ठीक है, अप्रैल से जुलाई अगस्त से हमारा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, हमारे प्रॉपर हमारा जो चैनल है आप प्रॉपर ज्वाइन करिए, वहां से आपको मटेरियल मिलता रहेगा, किसी बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रॉपर सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, सिविल प्लस मैकेनिकल। तो जो बच्चों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्रमोट करिए, आप अपने दोस्तों को बताइए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।